अक्सर ये सवाल उठता है कि परंपरा और टेक्नोलॉजी, क्या ये दो बिल्कुल अलग-अलग दुनिया हैं या फिर एक ही सिक्के के दो पहलू? क्या हमारी सदियों पुरानी परंपराएं आज की मॉडर्न तरक्की के रास्ते में कोई रोड़ा है? आज हम इसी सवाल पर बात करेंगे और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी के एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए को समझेंगे। उनका मानना है कि जो टकराव हमें दिखाया जाता है ना, खासकर भारत के संदर्भ में, ये असल में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो सवाल ये है कि ये बहस शुरू कहाँ से हुई? इस दृष्टिकोण के मुताबिक ये जो सोच है ना कि आस्था और विज्ञान एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये असल में भारत की सोच है ही नहीं। ये एक वेस्टर्न आइडिया है जिसे यहाँ पर थोपा गया। अगर हम वेस्ट की हिस्ट्री देखें तो वहां धर्म और विज्ञान के बीच टकराव की कहानी बिल्कुल साफ है। सोचिए, गैलीलियो को सिर्फ इसलिए सजा दे दी गई क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई धरती सूरज के चक्कर लगाती है। ये एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे वहां विज्ञान को दबाया गया। लेकिन भारत की कहानी इससे बिल्कुल अलग बताई जाती है। यहाँ तर्क ये है कि हमारे जो प्राचीन पंचांग हैं, उनकी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस इतनी सटीक, इतनी प्रिसाइज हैं कि आज नासा के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। मतलब यहाँ विज्ञान और आस्था दुश्मन नहीं, बल्कि साथ साथ चलते दिखाई देते हैं। तो इस नजरिए से एक बात साफ होती है कि धर्म और विज्ञान का ये जो झगड़ा है, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ये बस पश्चिम का अपना एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस हो सकता है। जैसा कि डॉक्टर त्रिवेदी कहते हैं, भाई ये प्रॉब्लम तुम्हारी थी, हमारी नहीं। और देखिए, कितनी दिलचस्प बात है कि प्रगति या प्रोग्रेस की परिभाषा भी कैसे बदल रही है। जिन चीजों को कल तक पिछड़ा हुआ माना जाता था, आज वही चीजें मॉडर्न और प्रोग्रेसिव कही जा रही हैं। खेती का ही उदाहरण लेते हैं। आज से कुछ दशक पहले केमिकल फर्टिलाइजर को मॉडर्न खेती की निशानी माना जाता था, है ना? और आज देखिए, आज ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोग्रेसिव माना जाता है और केमिकल्स को पर्यावरण के लिए खतरनाक। और ठीक यही पैटर्न हमें दवाइयों की दुनिया में भी दिख रहा है। एक जमाना था जब मॉडर्न दवाइयां ही सब कुछ थीं, लेकिन अब हर्बल और नेचुरल इलाज की तरफ वापस जाना एक स्मार्ट और एडवांस्ड कदम माना जा रहा है। अब चलिए कुछ ऐसे मामलों को देखते हैं जहां ये तर्क दिया जाता है कि साइंस ने खुद आकर हमारी पुरानी मान्यताओं और ग्रंथों पर मुहर लगा दी हो। आज की टेक्नोलॉजी ने कैसे पुरानी बातों को सच साबित किया है, इसके कुछ उदाहरण देखिए। जिस सरस्वती नदी को कई दशकों तक बस एक कहानी या मिथक कहा गया, नासा की सैटेलाइट इमेजरी ने उसके सूखे हुए रास्ते को ढूंढ निकाला। ठीक वैसे ही ये भी दावा किया जाता है कि ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार ने राम मंदिर वाली जगह के नीचे पुराने स्ट्रक्चर्स का पता लगाया। तो इस नजरिए के हिसाब से ये जो एक धारणा बना दी गई है कि भारत तो भाई अनसाइंटिफिक है, वो पूरी तरह से गलत है। सच तो ये है कि साइंस में भारत का योगदान उसकी एक बहुत लंबी और गहरी विरासत रही है। अगर हम वेस्ट के ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले सिद्धांत को देखें, तो भारत की सभ्यता जो हजारों सालों से जिंदा है, ये अपने आप में ही उसकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। जैसा कि कहा गया है, अगर हम सर्वाइव कर गए तो इसका सीधा मतलब है कि हम ही सबसे फिटेस्ट थे। आज के मॉडर्न साइंस की नींव में कई भारतीय वैज्ञानिकों का हाथ है। आपको पता है, जब दुनिया गॉड पार्टिकल ढूंढ रही थी तो उसका नाम बोसॉन रखा गया, हमारे सत्येंद्र नाथ बोस के सम्मान में। स्टीफन हॉकिंग और रॉजर पेनरोज जैसे बड़े बड़े नाम भी अमल कुमार राय चौधरी के काम को मानते थे। और हरगोविंद खुराना को कौन भूल सकता है, जिन्हें जेनेटिक कोड पर उनके काम के लिए नोबेल प्राइज मिला। या फिर सीवी रमन, जो फंडामेंटल साइंस में पहले नॉन वाइट नोबेल विजेता बने। और ये जो साइंटिफिक विरासत है, ये आज भी खत्म नहीं हुई है। आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को ही देख लीजिए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन दोनों की कमान भारतीय मूल के लीडर्स के ही हाथों में है। अच्छा, अब साइंस से थोड़ा हटकर समाज की बनावट पर आते हैं। यहां भी वेस्टर्न और इंडियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी फर्क बताया जाता है। देखिए, इस नजरिए से लॉजिक कुछ ऐसा है, जहां परिवार समाज का केंद्र होता है, वहां लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचत करते हैं। और जब लोग बचत करते हैं तो उससे एक सेविंग्स बेस्ड इकोनॉमी बनती है, और ऐसी इकोनॉमी मुश्किल समय में, संकट के समय में ज्यादा मजबूती से टिकी रहती है। अब ये सुनने में शायद एक छोटा सा फर्क लगे, लेकिन कहा जाता है कि इसके नतीजे बहुत गहरे हैं। वेस्ट में समाज की बेसिक यूनिट है इंडिविजुअल, यानी एक व्यक्ति, और भारत में है फैमिली, यानी परिवार। और यही एक छोटा सा फर्क पैसे को लेकर, कम्युनिटी को लेकर और सोशल सिक्योरिटी को लेकर दोनों समाजों की पूरी सोच को बदल देता है। और हाँ, ये सब सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं हैं। असल दुनिया में आज भी हमें पुराने और नए के इस संगम के बहुत अच्छे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। गुजरात का मोढेरा गांव इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। सोचिए, एक ऐसा गांव जहां स्ट्रीट लाइट से लेकर घर तक सब कुछ 24 घंटे सोलर एनर्जी से चलता है। ये तो भविष्य की टेक्नोलॉजी का जीता जागता सबूत है। लेकिन इसी गांव की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है। यहीं पर एक बहुत प्रसिद्ध प्राचीन सूर्य मंदिर भी है।
तो यहाँ भविष्य की टेक्नोलॉजी और सदियों पुरानी आस्था बिना किसी टकराव के एक साथ मौजूद हैं। अयोध्या में भी हमें यही संगम देखने को मिलता है। एक तरफ वहां भारत की सबसे लंबी सोलर लाइट वाली सड़क है और दूसरी तरफ एक नया मंदिर जिसका आर्किटेक्चर ही ऐसा बनाया गया है कि सूरज की किरणें सीधे मूर्ति पर पड़ें। ये दिखाता है कि परंपरा और टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे के साथी भी हो सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है, क्या तरक्की का मतलब हमेशा अपने अतीत को पूरी तरह से भुला देना होता है, या फिर असली तरक्की अतीत के ज्ञान और भविष्य की टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक नया रास्ता बनाने में है? शायद असली प्रोग्रेस इसी खूबसूरत बैलेंस को ढूंढ लेने का नाम है, जहां परंपरा और टेक्नोलॉजी एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़े।